ओके ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेल डिवीजन। सेल साइकिल से हम शुरू करते हैं चीज़ों को। सो बेसिकली सेल डिवीजन वी नो, अभी तक तो आप बहुत सारे तरीकों से सेल डिविजन्स को देख चुके होगे, पढ़ चुके होगे। सो सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या है, क्यों, कैसे होता है, क्या उसके फेजेस हैं, दैट पार्ट वी विल सी टुडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एक जब सेल चैप्टर पढ़ा था, तो वी स्टडीड वन लाइन दैट द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थियरी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट पढ़ा था ना हमने ये, यस मैम। ठीक है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा बेटा, मैं एक्चुअली द आई एम राइटिंग ऑन सम अदर स्क्रीन एंड यू आर वाचिंग ऑन सम अदर स्क्रीन, सो माय एंगल विल बी डिफरेंट व्हाइल टीचिंग यू। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम कहाँ देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। So it's somewhere here I am writing, so that's why I am looking over here. Yeah, so this is how you will be observing the screen. So new cells arise from the pre-existing cells. That means origination जो भी है नए सेल का, वो pre-existing cells की वजह से है, and that is ये वन वर्ड में इसको आप लिखोगे तो सेल डिवीजन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन की वजह से ये पोस्टुलेट जो है वो सेल थियरी में इंक्लूड किया गया था। नाउ सी दिस, वी नो दैट जो नया सेल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल, और जो सेल फॉर्म जिसके वजह से हो रहा है दैट इज कॉल्ड मदर सेल। मदर एंड डॉटर, दैट टाइप ऑफ टर्म्स you will be using. So let's see this, that cell division basically it has some types over here. Okay, so let's see how the types is there, that part you must be understanding over here. So three types you will be studying. First of all, amitosis. Second is fission, and third is that is mitosis and meiosis. Okay, M and N. That's what I am writing. So हाँ, इसको वो आपका टॉफी मत कंसिडर कर लेना, एम एम ऐसा कुछ टॉफी आता है ना। सो दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। सो सी दिस, when I talk about these types of cell division, amitosis, fission, and what do you mean by, actually true division जो है सेल का, that is mitosis and meiosis only. Okay, but there are the other ways through which cell can divide. So these are the ways that amitosis और fission भी एक तरीके से एक तरीका है जिससे सेल जो है वो डिवाइड हो सकता है। स्क्रीन इज फुल्ली विजिबल टू यू ना बेटा? मैं बीच में हूँ उस फ्रेम में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? Okay, fine. Okay, so ओके मैम। so let's see regarding the amitosis. Okay, so it's a simple division. Okay, ये एक सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है सेल डिवीजन का। इसमें कोई किसी भी तरीके का स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं है, नो स्पिंडल्स, नो क्रोमोसोम्स, कुछ भी ऐसा आपको कोई भी वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड बेसिकली दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। इसको डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्पिंडल्स नहीं दिख, यू कैन राइट डाउन देन स्पिंडल्स, क्रोमोसोम्स, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर की ऑब्जर्वेशन नहीं दिखेगी आपको। एंड बेसिकली बैक्टीरिया, अमीबा आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस। एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, दैट मीन्स बैक्टीरिया, अमीबा, दे शो दीज टाइप्स ऑफ डिवीजन। ए माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं बिकॉज इसमें सिंपली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी स्पेशल एक्टिविटी नहीं हो रही है।
ओके, सो डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन बस डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है एक तरीके से ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में, दो ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए, मतलब हो रहा है माइटोसिस जैसा, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं है, दैट इज व्हाई ए माइटोसिस। ठीक है, देन what the next one is that fission का मतलब ही होता है to divide, fission means to divide, okay, so basically prokaryotes में, if I write especially for the prokaryotic cells, ठीक है, so जो मदर सेल का कंटेंट है वो इक्वली डॉटर सेल्स के लिए अवेलेबल होता है, एंड व्हाट इज बीइंग डन इज, जो मदर सेल कंटेंट होगा, वॉट एवर द मदर सेल इज हैविंग, बिफोर डिविजन इट हैज टू गेट डुप्लीकेट, अंडरगो फॉर द डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होना जरूरी है। सी इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, समटाइम्स मैं सी ए और ऊपर एन लिख देती हूँ, दैट मीन्स टी आई ओ एन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डुप्लीकेशन, सो दैट इज जस्ट शॉर्ट हैंड एक तरीके से, आई डोंट नो यू मस्ट हैव हर्ड दिस और नॉट, बट एक ये शॉर्ट Yes, हैंड ma'am. राइटिंग है, ठीक है, सो डुप्लीकेशन, सो डुप्लीकेशन जो है, इसमें क्या होगा, बस मदर का जितना भी कंटेंट है, क्रोमोसोम्स हुआ, बाकी साइटोप्लाज्म जो भी चीजें हैं वो सब डुप्लीकेट होगी और डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ फिजन जो मेथड है वो इट टेक्स कंपैरेटिवली लेस टाइम फॉर द डिवीजन, इसमें ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करता है सर, बस फटाफट डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एंड अनदर थिंग रिगार्डिंग इज दैट इज देयर कि बेसिकली जो सेल्स को एक साथ रहकर कॉलोनी मतलब क्लस्टर फॉर्मेशन करनी होती है, वैसे वाले सेल्स ज्यादातर फिजन शो करते हैं, ओके, सो आप देखोगे कि जहां पर भी फिजन हो रहा है वहां पर मास ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, mass of cells will be formed, and that can be named as colony or cluster, whatever you can, what कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो जैसे इकोलाई वगैरह हुआ, या कुछ प्लास्मोडियम्स हुए जो कई बार मतलब बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, इट डिवाइड्स थ्रू मल्टीपल फिजन, ओके, मल्टीपल फिजन मेथड से वो डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है कि अपने अंदर ढेर सारे प्लास्मोडियम बना लेता है एक अपनी बॉडी के ही अंदर, जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर्स जो है मतलब ये प्लाज्मोडियम्स हैं जो वो जहां पर भी स्प्रेड होने हैं वहां पर रिलीज हो जाता है, सो बेसिकली मास ऑफ सेल्स फॉर्म करना, क्लस्टर फॉर्म करना, कॉलोनी फॉर्म करना, तब फिजन जैसी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Then after that is mitosis and meiosis, जिसमें जो है प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, इसमें हर एक ऑर्गेनेल जो है उसे पार्ट लेना है, डिवाइड होना है अकॉर्डिंगली, मतलब आप हर चीज को ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट ले लो, हर चीज को डुप्लीकेट होना है, डिवाइड होना है, और ये सब चीजें करनी है, बाकी सब में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में तो कोई खास न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं दिखेगी, सेकेंड में जो होगी न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी, थोड़ी हल्की सी न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी, एंड द सेल विल डिवाइड, एंड लास्ट वन ये जो है दैट इज अ बिग वन, सो इसको हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज इनडायरेक्ट इन नेचर, क्योंकि सिर्फ सेल ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल डिवाइड हो गया या न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एवरीथिंग हैज टू टेक पार्ट इंडिविजुअली, सभी को अपना अपना पार्ट यहाँ पर शो करना है, so that is what you have to remember regarding these three types. Shall I change the slide? Yes, ma'am. Sundaram? Okay, फाइन, जस्ट अगर लिख रहे हो या जो भी है रखना है तो बता दो। नाउ सी रिगार्डिंग द सेल साइकिल, हम किसी भी अगर सेल साइकिल की बात करते हैं, ठीक, तो सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल एक प्रोसेस है, ओके,
सेल साइकिल इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेशन होता है जीनोम का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनल्स, और जो बाकी सब्सिक्वेंट डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसकी पूरी प्रिपरेशन, हर चीज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर सेल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, मींस जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल, एवरीथिंग, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिवाइड हो गया, माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, दो सेल बन गए, नहीं, नो, एवरीथिंग, पूरा तैयारी, मतलब जस्ट इंडियन मैरिजेस की तरह, सिर्फ शादी है तो मतलब जिस दिन बैंड बज गया उस दिन शादी नहीं, उसके 4 दिन पहले से सारी तैयारियां होती रहेंगी, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद भी कुछ कुछ होता रहेगा। सो दैट इज हाउ द सेल साइकिल इज। सेल साइकिल जो है वो सारे सीरीज ऑफ चेंजेस को कैरी करती है, series of that occur in cell and leads to the division of cell into daughter cells, ठीक है ना। ये जो पूरा साइकिल जो है सेल को जो पूरा कंप्लीट करना होता है, तो इट इट में डिपेंड्स, लाइक वो 1 घंटा भी ले सकता है, वो 30 मिनट्स भी ले सकता है, वो 1 वीक, 1 ईयर, और इट में टेक लॉन्गर ऑल्सो। सो सी दिस दैट कि ये जो है वो क्या चीज समझा रहा है, ये समझा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस वो कैरी करता है सीरीज, सीरीज किसकी, ऑफ चेंजेस दैट अकर इन सेल, that occur in cell, okay, uh, which leads to the division of, okay, Yes, ma'am. got it। now see this, now ये साइकिल के जो फेजेस हैं, ये पूरे सेल साइकिल को हम बेसिकली 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक तो है कि इंटरफेज, एंड देन इट गिव्स यू द माइटोसिस, और इट कैन बी द मियोसिस आल्सो, ठीक है। डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा, माइक ऑफ कर लो। ओके, ठीक है। तो सेल साइकिल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 फेजेस में, इंटरफेज एंड बेसिक सेल डिवीजन, दैट मींस माइटोसिस और मियोसिस। सो लेट्स सी दैट ये जो पूरा फेजेस जो है सेल के जो डिवाइड होते हैं, मैं आपको एक जैसे एक जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि दो सेल साइकिल्स, जब हम बोलते हैं कि पूरा अगर जनरेशन टाइम देखें, एक सेल जो नए सेल को बर्थ देता है, ठीक है, सो बिटवीन, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द 2 सेल साइकिल्स, ओके, दैट मीन्स टाइम इंटरवल, बेसिकली सेल साइकिल्स की टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सब्सिक्वेंट सेल साइकिल्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम, उसे हम बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। ये जनरेशन टाइम जो है, जैसे ह्यूमंस में 24 आवर्स के लिए होता है, इन ह्यूमंस इट टेक्स 24 आवर्स, ये मतलब एक सेल साइकिल के सेल साइकिल कंप्लीट होगा, उसका दूसरा जब स्टार्ट होगा तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स, ठीक है। वाइल इफ आई से रिगार्डिंग द जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है, जब ह्यूमन एम्ब्रियो जब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइडिंग फेज में होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ जो सेल्स जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो इट रिड्यूसेस टू 30 मिनट्स ऑल्सो, वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 30 मिनट्स, स्पेशली इन एम्ब्रियोज, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, भाई कहाँ पर कैसे किस तरीके के डिवीजन की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली ये जनरेशन टाइम जो है वो कम होता है, बढ़ता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ईस्ट में आप ये देखोगे, अगर ईस्ट सेल्स में, तो इट टेक्स 90 मिनट्स, आपने इसलिए देखा होगा ज्यादातर जब भी कोई कुकरी शो होता है तो बोलते हैं ना, ईस्ट डालो और 1 घंटे या थोड़े कुछ देर के लिए आप उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दो। तो वो फर्मेंटेशन टाइम क्यों मांग रहा है, क्योंकि सेल साइकिल का जो जनरेशन टाइम है वो उतना है, अगर आप उसको उतना टाइम दोगे
तो आपको जो रिजल्ट है, जो नंबर ऑफ सेल्स का जो नंबर, जो कंटेंट चाहिए वो आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है। सो ईस्ट में ये 90 मिनट्स है। फिर जैसे कि मैम हमारे एम्ब्रॉयज में 30 मिनट्स। एम्ब्रियो, इन ह्यूमन एम्ब्रियो बेटा, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो उसके यस बाद है ना मैम। सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है। वो आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में कि पहले एक सिंगल सेल्ड होता है, उसके बाद दो बनते हैं, फिर फोर यस बनते मैम। हैं, तो ऐसे 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, फिर उसके बाद 32, 64, ऐसे की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो टाइम है, मतलब 18 सेल, 32 सेल का जो स्टेज है एम्ब्रियो का, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। एम्ब्रियो बनने तक टाइम लेता है, लेकिन एम्ब्रियो के बन जाने के बाद ये जो स्टेज है वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। गॉट दैट? यस मैम। ठीक है। और जैसे कि ईस्ट है, तो 90 मिनट्स ले लिया उसने, उसका ये स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन है। फिर हमारे जो स्पेशली इफ यू कंसिडर अवर मैमल्स के, अगर लीवर सेल्स को लोगे आप, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इनका, ये लीवर सेल्स का डिवाइड, इट टेक सेवरल मंथ्स। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ महीनों में वो खुद को सेल्स को रीजनरेट कर पाता है। इसलिए जो लीवर ट्रांसप्लांट, वो आपने सुना होगा कि हमारा एक लीवर जो ऑर्गन है, अगर वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो वो रीग्रो होके खुद को रिपेयर कर लेता है। पढ़ा यस है मैम। फैक्ट्स में। ठीक है। तो अगर लीवर सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि वो महीने लेता है लीवर सेल, उतना टाइम लेता है टू गेट डिवाइडेड एंड टू फॉर्म ओवर हियर। और जो आपकी जो नर्व सेल्स हैं, हमारी जो नर्वस टिश्यू है, ठीक है, जो आपने आई थिंक क्लास 10 में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन वगैरह यस जो पढ़ा है। मैम। ठीक है, नर्व है। ठीक है, तो वो वंस दे आर फॉर्म्ड, मतलब अगर वो मदर्स वॉम में एक बार बन गए, ठीक है, तो दे सीज टू, मतलब वो सीज हो जाते हैं वहीं पर, वहीं पर फ्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज उनका फंक्शन बहुत स्पेशल है, दे डोंट डिवाइड इन योर लाइफ। कभी भी वो आगे फ्यूचर में, वंस आपकी फॉर्मेशन हो गई मम्मा के अंदर, जैसे ही उसकी जो भी तरीके का नेटवर्क उसने बन गया वो बन गया। अब उसके बाद उसमें कोई चेंज या कोई भी मतलब डिवीजन या ऐसा कुछ नहीं देखते, वो सीज हो जाता है। सो क्योंकि उस ये सब समझो कि उसमें जनरेशन टाइम में एक गैप आ जाती है, जो उस पर्टिकुलर चीज को डिवाइड होने से रोक देती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा, व्हाट यू आर सेइंग? मसल सेल्स, हाँ, ऑलमोस्ट मसल टिश्यूज भी न्यूरल टिश्यूज की तरह ही है बेटा। वो जो फॉर्म हो गए वो सीज हो जाते हैं अपने आप ही। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो ये फैट डिपोजिशन की वजह से मसल्स की जो साइज, मतलब व्हाट यू कैन से, द फैटी टिश्यू की डिपोजिशन की वजह से वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट द वंस द मसल्स आर बीइंग फॉर्म, it's being formed once only. Understood this part? यस मैम। Hmm. So that is how it is being done. Now see this, that uh, अब हम जो है एक्चुअली में इसको पूरा डिवाइड करना शुरू करते हैं, दैट हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड, एंड with the help of this particular diagram. See, so let's divide this particular whole cell cycle into one, एक हम एक क्लासिफिकेशन देते हैं इसको। तो अगर हम इसे पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, ना सी, ये एक सेल साइकिल का वो है, मतलब
ये पूरी एक सेल साइकिल हो सकती है तो जिसमें माइटोसिस और इंटरफेस का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। सो सी दिस कि हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेस से। तो इंटरफेस जो है, इफ आई राइट ओवर हियर, इट इज क्लासिफाइड इनटू अदर सब स्टेजेस जिसको हम बोलते हैं G1, ठीक है, S एंड G2। ओके, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G मीन्स गैप फेज है, ओके, एंड ग्रोथ फेज है, इसको आप गैप और ग्रोथ फेज बोल सकते हो। एंड S इज कॉल्ड सिंथेसिस, S का काम है सिंथेसिस करना। So see this how it is being synthesized, that part we will understand. So first of all let me start with the G1। अगर मैं G1 की बात करती हूँ तो ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक रूल्स अगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं जिसमें सेल सिर्फ सिंपली ग्रो होता है एंड कैरीज आउट द नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। So let me write over here that cell grows and carries out normal मेटाबॉलिक फंक्शन। ये सेल उस टाइम पर चीजें कर रहा है। अगर ये चीज कर रहा है तो दैट मीन्स सेल उस टाइम पर G1 फेज में है। किसमें है? G1 में। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद इफ द सेल रेप्लिकेट, सेल जो है क्योंकि उसे डिवाइड होना है तो अब जो है नेक्स्ट इज इफ द डीएनए रेप्लिकेशन occurs। जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उस फेज को हम बोलेंगे एस फेज, सिंथेसिस फेज। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, मतलब डबल फॉर्म, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। जो भी आपके मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बोला था कि क्रोमोसोम जो है एक्चुअली ऐसा है, बताया Yes, था। हाँ, yes, तो एस फेज में ये चीज हो रही है। ये चीज समझ में आया? yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, मतलब अब डबल डीएनए की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। हाँ, सी नेक्स्ट, एक बार डीएनए सिंथेसिस हो जाता है तो अब क्या होता है, सेल वापस थोड़ा सा और ग्रो करता है और उसके बाद खुद को माइटोसिस के लिए रेडी करता है। ठीक है, दैट इज सेकेंड ग्रोथ फेज। ये है, मैं इसको बोलूँ सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसमें सेल की ग्रोथ भी हो रही है, साथ में सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस। बेसिकली माइटोसिस में हम अभी ध्यान देंगे। तो सेल रेडी हो जाता है माइटोसिस के लिए। वंस दिस G2 इज बीइंग डन, ये जो तीनों जो फेज हैं वो इंटरफेज में क्लासिफाई होते हैं एंड देन स्टार्ट्स द माइटोसिस, दैट इज M फेज, जिसको हम M फेज भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टार्ट होता है प्रोफेज, देन कम्स मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? मैम और इंटरफेस को दिखाया नहीं जाता है इसमें? क्या हुआ बेटा? मैम इंटरफेस को यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। इंटरफेस को मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मैम ये डायग्राम में इंटरफेस को दिखाया नहीं जाता है। ये पूरा इंटरफेस ही है बेटा, G1 S और G2, यहाँ से लेकर जो मैं पूरा अगर एरो बना देती हूँ ये पूरा जो है दैट इज इंटरफेस ओनली। ओके। ये जो है यहाँ तक ये पूरा इंटरफेस है। आप समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इंटरफेस में ही G1 S और G2 है। यस। ठीक है, नाउ क्लासिफाइड।
ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरफेस। अब इंटरफेस जो है वो अब उसको थोड़ा डिटेल स्टडी लेते हैं उसका, कि एक्चुअली में जो ये इंटरफेस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट पार्ट वी विल बी सी। उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में जाएंगे। अच्छा, ये जो हमने जैसे पढ़ा कि जो न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं वो है ना सीज हो जाते हैं, दे डोंट कैरी आउट द मतलब डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं करते। तो ये चीज समझो बेटा कि जो भी सेल्स को आगे अगर डिवीजन नहीं करना है, तो ये जो सेल है यहाँ पर, इनके पास इस जगह पर एक बैरियर होता है, ठीक है, इस जगह पर ये जो बैरियर है, दैट मीन्स फ्रॉम G2 से M में जाने वाला, तो वो क्या है, ये जो सेल्स हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसे केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है जो इस पार्ट को ब्लॉक्ड रखते हैं और सेल को डिवाइड होने से रोकते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी, अगर सेल G2 को क्रॉस नहीं करता है, G2 से आगे नहीं बढ़ता है, तो कोई भी सेल, मतलब अगर सपोज ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी वजह से कोई किसी ह्यूमन को अगर कोई डिजीज है, या किसी ऐसे केमिकल्स की वजह से कुछ भी, मतलब किसी तरीके से सेल्स ने अगर G2 क्रॉस करना छोड़ दिया, तो उस जगह का जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, जो पुराने सेल हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और फिर नए सेल की फॉर्मेशंस नहीं हो। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, सी। Okay, so let's begin with the interface part first of all, again in detail. ठीक है, सो इंटरफेस, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं फॉर द सेल। वैसे वो रेस्ट नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे काम कर रहा है, उस टाइम पे वो बहुत सारी तैयारियां कर रहा है, बट माइक ऑन मत करो, शायद डिस्टरबेंस आ रहा है माइक की वजह से, ऐसा है क्या? ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है ना तो चैट बॉक्स में छोड़ दो, अगर कुछ भी ऐसा है तो। ठीक है, या हैंड रेज कर दो, वॉट एवर यू आर कन्वीनियंट विद। बट आई थिंक नेटवर्क ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, कहाँ गया? हम्म, सो लेट्स बिगिन विद दिस रेस्टिंग फेज। ठीक है, इसमें सेल ग्रो हो रहा है, सेल अपने सेल ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, डीएनए असेंबलिंग हो रही है। इन कॉन्ट्रास्ट इंटरफेज में एक्सटेंड, ये जो इंटरफेज है वो डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, कितनी भी देर तक चल सकता है, इसका कोई लिमिट, हर हर एक पर्टिकुलर टिश्यू के सेल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। यू नेवर नो व्हेन किसका इंटरफेस कितना बड़ा है। ठीक है, आपको इंडिविजुअली हर सेल को स्टडी करना पड़ेगा कि भाई क्या कौन कितना टाइम लेता है। ठीक है, जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म करते हैं, जैसे ही हमको चोट लगती है तुरंत रिपेयर सिस्टम ऑन हो जाता है और स्किन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो स्किन इज कंपैरेटिवली टेक्स लेस टाइम, बट बाकी अगर टिश्यूज को हार्म हो जाता है तो इट टेक्स लॉट मच टाइम फॉर दैट healing and all that. So it all depends on the cell type, it all depends on the condition in which that particular cell is right now. ठीक है, सो और दूसरी चीज, आपको आपको ये जो प्रिपरेशन पीरियड है ये जो सेल का, ये सेल साइकिल का 95% टाइम लेता है, बाकी के बचे हुए टाइम में सेल डिवाइड होता है। सो कैन यू इमेजिन दैट हाउ फास्ट द सेल विल बी डिवाइडिंग, बट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रिपेयर। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ठीक है, 95% जो टाइम ड्यूरेशन है, जो भी सेल साइकिल का, किसी भी एक सेल की साइकिल का जो भी टाइम ड्यूरेशन है, उसका 95% ये इंटरफेस खा जाता है। जैसे कि आपका क्लास 11th और 12th,
प्रिपरेशन टाइम ढेर सारा है और एग्जाम का टाइम 3 घंटा है, सारा सब समझ में आ जाएगा खेल के क्या हुआ है 2 सालों में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. So this is what the interface regarding interface is. Now let's begin with the G1 after that. Okay, G1. So सबसे पहले G है, G is for gap. वो गैप किस लिए है? जो लास्ट सेल डिवीजन हुआ. अब मैं आपको एक सिंपल सी एक वो बताती हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, वो डिवाइड हुआ, उसने अपने साथ में 2 सेल्स बनाए, न्यू सेल्स. ये जो नया सेल बना है, ठीक है, लास्ट ये जो सेल डिवीजन हुआ है, अब अगर इसको डिवाइड होना है तो इसको इंटरफेस में जाना पड़ेगा पर्टिकुलर सेल को, ठीक है, टू स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ऑल दैट. सो इस ये जो है सेल डिवीजन के बाद जो फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन गैप लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैप फेज. सो इट्स अ गैप फेज और गैप, I can write over here that gap between last cell division, ठीक है, एंड द स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मतलब स्टार्ट ऑफ जीवन, मतलब जैसे ही जीवन स्टार्ट हुआ, दैट नया सेल फॉर्म हुआ और जीवन स्टार्ट हुआ, दैट गैप जो फॉर्म हो रही है दैट इज कॉल्ड जीवन. ठीक है, मैम बट लास्ट सेल डिवीजन के बाद तो इंटरफेज में भी जाता है. हाँ, इंटरफेस स्टार्ट कर रहा है ना, जैसे ही ये सेल फॉर्म हुआ वो क्या करना शुरू करेगा? इंटरफेज. हाँ, इंटरफेस मत इंटरफेस के टाइप्स हैं बेटा, G1S और G2, मतलब उसके सब स्टेजेस हैं. यस. ठीक है, तो यस. G1 में आएगा तो G1 क्या बता रहा है? गैप बता रहा है लास्ट सेल डिवीजन और नया डीएनए रेप्लिकेट हुआ उन दोनों के बीच में. यस मैम, अंडरस्टूड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो दैट गैप जो है वो शो करता है. इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ग्रोथ फेज. एंड इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री सिंथेटिक फेज. कुछ बुक्स अगर आप अलग अलग रेफर करोगे बेटा तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का यूटिलाइजेशन होता है. सो जैसे डोंट गेट कंफ्यूज, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नाम से क्या फेज. ठीक है, सो इट में लास्ट इसका भी यही है, जीवन कितना टाइम लेगा, अलग अलग सेल्स का अलग अलग है. सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज क्या क्या होगा वो हम लिखेंगे. तो ये होगा, सेल जो होता है वो डबल हो जाता है अपनी साइज से, डबल्स इट्स ओन साइज, अपनी साइज से दुगना बड़ा हो जाता है. ठीक है, एंड कैरीज आउट नॉर्मल प्रोसेसेस, जो भी बाकी प्रोसेसेस हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा. बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, एकदम जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करेगा या जल्दी जल्दी खाना खाने, मतलब इनटेक ऑफ फूड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. बस अपनी साइज से थोड़ा सा दुगना हो जाएगा. ठीक है, सेल्स ग्रोज, सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करेगा, एंड ऑल्सो कैरेक्टराइज दैट फॉर्मेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स. इसके अंदर बायोकेमिकल एंड सेल ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन भी होने शुरू हो जाएगी. कौन से सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म होंगे? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद गोल्गी एपरेटस शुरू हो जाएगा, उसके बाद राइबोसोम्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. ये सब के सब हैं जो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग G1. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम. Got it? Shall I change? यस मैम. यस मैम. Sundaram? Fine.
सो लास्ट देन कम्स द सिंथेसिस। जैसे ये सब चीजें होने लग गई, अब सिंथेसिस फेज स्टार्ट होगा। सिंथेसिस फेज। सो दी सिंथेसिस फेज जो है, ये द डीएनए ऑफ द सेल रेप्लिकेट्स। सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता, डीएनए स्टार्ट्स टू replicate in the nucleus for the preparation of the cell division। न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा, और सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। दैट मीन्स डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। डीएनए अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, इट्स अमाउंट डबल्स। और ये चीज याद रखो, डीएनए डबल हो रहा है पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डबल नहीं हो रहे हैं, वो सेम ही रह रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? हाँ, मतलब 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स ही रहेगा। हाँ, मतलब एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया ना कि क्रोमोसोम इस तरीके से था, अब डीएनए यस। रेप्लिकेशन की वजह से क्या होगा कि सेम इसी की कॉपी दूसरी जो है उसको फॉर्म करनी है, तो उसके अगेंस्ट में उसका कार्बन कॉपी बनाना शुरू करेगा। तो नंबर ऑफ, हम सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं ना इससे, तो ये जो है ये तो बढ़ेंगे नहीं, ये तो एक ही उतने ही यस। जितने ही रहेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर्स विल बी सेम, डीएनए का अमाउंट डबल है पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एमसीक्यूज में ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है सेशन रीजनिंग वगैरह, तो वो ध्यान देना। सो डीएनए अमाउंट डबल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जाम में कभी भी अगर क्रोमोसोम काउंटिंग आती है बेटा, तो आर्म्स से काउंटिंग मत करना, हमेशा सेंट्रोमियर से काउंट करना, ठीक है। यस मैम। हाँ, आर्म से कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे मैं 2 2 2 करके काउंट कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। नो, सेंट्रोमियर से काउंटिंग करोगे तो एकदम सही जाएगा, रिमेन्स सेम। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग दिस। और दूसरी चीज, क्योंकि डीएनए का जो अमाउंट डबल हो रहा है, तो इस डीएनए को भी अंदर मतलब लपेट के न्यूक्लियस के अंदर फंसा के रखना हुआ है ना, उसको बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। तो इसकी यस वजह मैम। से क्या होगा, एडिशनल हिस्टोनिक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स टू फॉर दैट रिपीट, ये जो इसको पूरा अंदर रखने के लिए, ठीक है, सब। और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स, एवरीथिंग, मतलब नए हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होगी, ताकि इस डीएनए को टू वाइंड द डीएनए इन न्यूक्लियस, उसको अंदर रखने के लिए ये नए हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी बन जाने चाहिए। एंड सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी इस टाइम पर डुप्लीकेट होंगे। मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्टिविटी, आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इन साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल्स ये भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो बेसिकली क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर को हम मोनाड बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मोनाड। मैम ये सिंगल वाला। सिंगल वाले यस। मोनाड, मोनो, इन शॉर्ट मोनो मतलब एक ना, सिंगल, यस मैम। ठीक है। तो मतलब एस फेज का, सिंथेसिस फेज का बिगनिंग देखोगे तो आपको मोनाड्स दिखाई देंगे, लेकिन अब क्योंकि दो दो आर्म्स बन गए हैं जिनको हम बोलते हैं डायड, डी वाई ए डी, से डायड्स बोलते हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स, एंड सभी में पूरी पूरी तरह एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीन्स की अवेलेबिलिटी होगी, ओके, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीन्स। सो दीज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीन्स जो है वो हेल्प करती है हमें वेरिएशंस देने में, हमें हेरिडिटी को कैरी करने में आगे।
एवरीथिंग जो है वो इसी डायड की फॉर्मेशन की एग्जैक्ट, मतलब आप किस कार्बन कॉपी बोल लो या जेरोक्स कॉपी बोल लो या वॉट एवर, जो भी डुप्लीकेट होने में बेस्ट कॉपी है ना, उसी को आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एंड दीज टू स्ट्रैंड्स, अब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर chromatids. क्रोमैटिड्स। Okay, now they are called sister chromatids, जो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है। एंड ये जो है मैम आपका वीडियो अटक है। टू कैरी आउट द प्रोसेस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज सिंथेसिस होना। ठीक है, मैम आप क्या बोले मैम, आपका वीडियो फ्रीज कर गया था। ओके, आई सेड, हाँ, मोस्ट ऑफ, अगर अभी जैसे आप अभी नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे, तब आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी फेज की वजह से कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस हैं। क्योंकि जितने भी डिफेक्टिव जीन्स हैं या या जीन्स में कोई नया डिफेक्ट आ जाना किसी वजह से, वो सब इस फेज के इस टाइम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेक्टिव जीन्स में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर एक फैमिली है जिसके अंदर डायबिटिक जीन है, तो डायबिटिक जीन तो अच्छा नहीं है, डायबिटिक जीन डिफेक्टिव है। ठीक है, नॉर्मल हमारा क्या होना चाहिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी किसी के अंदर वो चीज नहीं होती है, तो वो क्या जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, सो यस मैम। यू आर गिविंग योर नेक्स्ट जनरेशन द डिफेक्टिव जीन एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर देखो, कॉपी वैसी हो गई, डिफेक्टिव ही कॉपी हो गई, अब वो नेक्स्ट जनरेशन को भी डिफेक्टिव मिलेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इफ द फीमेल्स जो होती हैं उनको बहुत केयरफुली वो इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जहाँ पर रेडिएशंस हो, जहाँ पर बोलते हैं ना कि इफ यू आर प्रेग्नेंट, keep the mobiles away from you while you are sleeping, not near your bellies, not near your heads, and if you are going to the hospital, stay away from the x-ray rooms or something like that. The यस reason मैम, is रेडिएशन। radiations. So ये सारी और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एक्सरेज अलाउड नहीं होती, इसलिए उनको बोलते हैं कि ठीक से चलो, ध्यान से चलो, ताकि अगर आपका बोन वोन फ्रैक्चर हो गया तो अभी आपका कोई एक्सरे भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन, अगर इस टाइम पर सिंथेसिस फेज के टाइम पर अगर डीएनए एक्सपोज हो जाता है रेडिएशंस को या बहुत हार्मफुल केमिकल्स को, तो अब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाट दिस? यस। Okay, so that is what regarding the synthesis is. So do एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि बिगनिंग में एस फेज में आपको क्रोमोसोम की कंडीशंस क्या है और एंड में क्या है, तो आपको ये सजेस्ट करना है कि बिगनिंग में वो मोनाड्स होते हैं, एट द एंड ऑफ एस फेज दे बिकम डायड एंड डीएनए रेप्लिकेट्स आफ्टर दैट। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम, इट्स क्लियर। सुंदरम, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। Got it? So let's, shall I change this page? यस मैम। Okay. Then comes G2. Okay. So G2 है, ये डीएनए ये बताता है कि अब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो चुका है एंड बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स टू थिंग्स, एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड स्टार्ट ऑफ या बिगिनिंग ऑफ सेल डिविजन। ये दो चीजें इंडिकेट करता है हमको G2। ठीक है, सेकेंड ग्रोथ फेज है, सेकेंड ग्रोथ फेज इट इज, ओके, एंड इट इसको हम दो तीन और नामों से बोल सकते हैं, इसे आप
पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल सकते हो, आप इसको प्री माइटोटिक फेज भी बोल सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, ये इतने सारे उसके नाम हैं। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज इसमें होता है द सुपर, जो ये डीएनए होता है कंडेंसेस इनटू टाइटली कॉम्पैक्ट बॉडीज, एकदम कंडेंस हो जाता है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है डीएनए की। और जो हेलो हेलो, इज इट विद वीडियो इज मूविंग? हाँ, वीडियो फ्रीज हो गया था मिडिल में। Okay, fine. So as I said, this one is helping out for starting the cell division. So इस particular उसमें अब डीएनए को पता है कि अब नेक्स्ट मुझे डिवाइड होना है। सो जो डीएनए है अब पूरी तरीके से वो जो सुपर कॉइलिंग और उसके फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमोसोम बनने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट अब जैसे सेल डिवाइड होगा तो अब डीएनए जो स्ट्रैंड के फॉर्म में है, इस तरीके से है, ऐसे ऐसे है पूरा। ठीक है, अब उसको क्रोमोसोम बन जाना है। यस। ठीक है, जब नेक्स्ट जैसे डिवीजन होगा तो अब वो रेडी है, उसे पता है कि मुझे ये सारी फॉर्मेशंस करनी है। और इस पर्टिकुलर फेज में स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स की सिंथेसिस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर, प्रोटीन सिंथेसिस होगा एंड विच इज अकम्पेंड बाय सेल ग्रोथ, साथ में एंड अलोंग विथ सेल ग्रोथ। सेल का ग्रोथ भी हो रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा होगा, दोनों चीजें साथ में होगी। ठीक है, एंड एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको माइटोजन बोलते हैं, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो इस टाइम पर रिलीज होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, दिस इज वन ऑफ द विच इज कॉमनली नेम्ड है। तो ये ट्रिगर करता है माइटोजन, मतलब माइटोसिस को, तो माइटोजेनेसिस करवाने के लिए। ठीक है, सो ये माइटोजन टाइप का ये जो केमिकल है बेसिकली व्हाट यू कैन से। और ऐसे माइटोजन, माइटोजन एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो दैट नेम्स ऑफ प्रोटीन्स यू डोंट हैव टू लर्न, बस एक ग्रुप ऑफ, ये समझो कि ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज बीइंग रिलीज फॉर दिस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब अब माइटोसिस में। और हाँ, ये जब माइटोजन रिलीज होगा ना तभी वो G2 क्रॉस कर पाएगा M के लिए। ये चीज समझ में आई? मैम, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को ही माइटोजन बोलता है ना? हाँ, इट्स लाइक प्रोटीन्स और यू कैन से अदर केमिकल्स, मॉडिफाइड चीजें भी होती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ वो सब केमिकल्स को हम माइटोजेंस बोलते हैं। ओके ओके मैम। ठीक है, एंड दैट ट्रिगर्स, दैट इंडिकेट्स दैट यू कैन जंप G2 टू M। अब तुम जंप करो, सेल को बोला जाता है कि अब तुम रेडी हो डिवाइड होने के यस मैम। लिए। ठीक है, so that is what you have to understand this. Fine, so this is how this G1 S and G2 is. Okay, so this is what is happening. Just go through the interface from your textbook. If there is anything which I have not taught you or something is being left, just let me know, then we will be proceed. मैम, ये माइटोजन ही ट्रिगर करता है ना सेल को फॉर द नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन? हाँ, ओके।
मैम क्वेश्चन फेज। हाँ बेटा, क्वेश्चन फेज। क्वेश्चन फेज आएगा, अभी मैं बता रही हूँ। मैम ये 2C और 4C डिनोट क्या करता है? 2C और 4C मैम यहाँ पे लिखा है if the initial amount of DNA is denoted as 2C then it increases to 4C. वही डबलिंग ऑफ डीएनए बेटा। Okay. Yes, madam. हो गया सुंदर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें G1S G2 सब कुछ होने लिख के, पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड होना ही नहीं चाहते, ठीक है, या हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे सेल्स स्टॉप्स डिवाइडिंग। गौतम दा, ये लाइट को क्या हो रहा है यहाँ पर? स्टॉप्स डिवाइडिंग, ओके। या ये सारी सेल्स के लिए है जो टेम्परेरी स्टॉप हो गए हैं या परमानेंटली स्टॉप कर दिया है उन्होंने डिवाइड करना, ठीक है। तो ऐसे जो सेल जैसे कि हमारे कार्डियक सेल्स हैं, जो हार्ट के सेल्स हैं, ठीक है, वो बन गए, कार्डियक टिश्यू फॉर्म हो गया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं तो आपको पता चलेगा कि आज आपका हार्ट इतना है, कल सुबह तक इतना बड़ा हो जाएगा अगर सेल डिवाइड हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, जब सेल्स मतलब डिवाइड होना रुकते हैं तो दे आर अरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज कॉल्ड G0, जिसको हम बोलते हैं G0 और क्यूसेंट। मैम ये और एक बार पाठन करेंगे? क्या हो बेटा? मैम ये और एक बार एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, क्यूसेंट स्टेट ये है, मतलब सेल्स जो है वो डिवाइड होना स्टॉप हो गए हैं। वो थोड़े टाइम के लिए भी स्टॉप किए हो सकते हैं, हमेशा के लिए भी स्टॉप हो चुके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो हमेशा के लिए स्टॉप होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है। सो इट मे बी फॉर टेम्पररी, इट मे बी परमानेंटली ऑल्सो, एनी ऑफ द सेल यू कैन से। What happens that cells are arrested in this particular G0 stage। अब ये क्या है, जो नया सेल फॉर्म हुआ उसको करना चाहिए था G1, अब वो G1 में नहीं जाके वो G0 में अटक गया है, ठीक है। उसको इंटरफेस स्टार्ट कर देना चाहिए ना, जो नया सेल फॉर्म हुआ है Yes, बेसिकली, है ना, G1 स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो G1 स्टार्ट नहीं कर पाता है और वो जहां अटक जाता है उसे G0 बोलते हैं, जिसे क्वेसेंट भी बोलते हैं। तो मतलब बैरियर हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व सेल्स ऑल्सो, उनको रिजर्व सेल्स भी बोला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेल मर गए, इसमें सेल मर नहीं जाते, सेल आर नॉट डेड, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव है। उसका जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन है, मेटाबॉलिकली एक्टिव,
ओके। एंड जो उनको ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल मिलना चाहिए था ना बेटा, जीवन में हमने पढ़ा ना कि ग्रोथ को अपनी साइज इंक्रीज कर देगा, दुगना कर Yes, देगा, ma'am. वो ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल उनको मिलता नहीं, और इसकी वजह से वो G0 से G1 में आ नहीं पाते हैं। अब चीज समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। जैसे ही वो ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल उनको आ जाएगा कि हाँ आपको ग्रोथ प्रमोट करना अलाउड है, तो वो G0 से G1 में कूद जाएंगे तुरंत से ही, और है ना वापस से मतलब उनकी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब चीज समझ में आई? मैम तो वो सिग्नल नर्व इम्पल्स आता है डायरेक्ट। बेसिकली सेल का वो मतलब ये जो सेल्स को सेल्फ डिटरमाइंड सिग्नल्स होते हैं बेटा, ये उनके खुद के रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको बताते हैं, और ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको मतलब बाहर से एक्सटर्नली ऐसी कोई चीज नहीं है, सब इंटरनली उनको होता है। अंडरस्टूड? ओके। यस। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग रिगार्डिंग, मतलब G0 कोई एक स्पेसिफाइड टाइम या स्पेसिफाइड जोन नहीं है, बस ये है कि जो सेल डिवाइड नहीं हो पाए ना, तो उनको जो अरेस्टेड फेज में जहाँ है उसे G0 बोल दिया है। अब चीज समझ में आ गई? यस मैम। ओके। सो दैट इज व्हाट द G0 फेज। ये हमारे हार्ट के सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं होते ना, जैसा हार्ट मम्मा ने बनवा के दे दिया कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बन गया। ठीक है। यस मैम। हमारे न्यूरॉन्स जितने बनने थे, ब्रेन जैसा बनना था, काम हो गया खत्म उसी टाइम पर। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब मदर्स while during pregnancy she has to eat as much as best she can, she has to think as much as best she can, because at that time whatever nourishment she is providing to that particular growing fetus, that will help the child to develop the best cells from its body and to represent the best physical characteristics also। वो सब चीजें उसमें तभी आएगी जब मदर उस चीज को रिस्पॉन्सिबली टैकल करेगी तभी। ठीक है। और बेसिकली एक्चुअली फीमेल्स के लिए मैं ऐसा बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि जब प्रेगनेंसी हुए तो तभी आप सब चीजें अच्छी खाओ, या तभी सारे दुनिया के ड्राई फ्रूट्स खा जाओ, ऐसा नहीं है। फॉर फीमेल्स इट हैज टू बी लाइक दिस दैट when from the day she starts eating, she has to be given the best diet as the boys of the families are getting। एक्चुअली आई एम सेइंग दिस, डोंट फील बैड सुंदरम, ओके, है ना, मैं कोई उसमें जेंडर वो नहीं कर रही हूँ। एंड मे बी योर फैमिली इज, आपकी फैमिली जैसे मेरी फैमिली, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स अ बॉय सो ही शुड ईट मोर, और इट्स अ गर्ल सो शी शुड नॉट ईट लाइक दिस और शी शुड नॉट ईट दिस। It's not like this. In our family it is not been happening, but in India that situation is like that। जब क्योंकि जैसे फीमेल्स को वो पूरा डाइट उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है, मेनी ऑफ द गर्ल चाइल्ड्स आर फेसिंग दैट। और उसके बाद क्या होता है कि जब एट द टाइम व्हेन शी हैज टू गिव आउट द थिंग, शी सफर्स अ लॉट विद द फिजिकल, वो मतलब बोलते हैं ना एक फिजिकल स्ट्रेन से, मेंटल स्ट्रेन से वो गुजरती है। सो दैट इज वाई द थिंग इज दैट कि जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपका डाइट है, जो आपके थॉट्स हैं, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी सब्टल फॉर ऑल, मेल और फीमेल सभी के लिए इस चीज लागू होती है। इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर फीमेल्स, बट इन इंडिया इट इज लाइक फॉर फीमेल्स इट। और चलो हम ये बोलते हैं कि कोई और बाइफरकेट नहीं करेगा, बट यू मस्ट हैव सीन इन इन योर फैमिलीज ऑल्सो कि जब जैसे घर में कुछ फंक्शंस हो जाते हैं, या घर में कुछ बहुत ज्यादा कुछ, या डेली उसमें देखो जब आप लोग स्कूल जाते हो, पापा ऑफिस जाते हैं, या आपकी फैमिली जॉइंट है तो सब लोग काम पर जा रहे हैं, और द वन मदर और या जो आपकी आंटी या जो भी जो हाउस वाइफ है, वो ऐसा नहीं है कि किचन में बना के पहले खा लेगी फिर आपका बॉक्स भरेगी। इज इट सो? नो। नो। व्हाट शी डज इज, वो पहले सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी एट द यस एंड। मैम। हाँ, और उसके बाद क्या बोलेंगी कि पहले सारे काम खत्म कर दूं फिर आराम से खाऊं। इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस दैट जो लंच डिनर जो ब्रेकफास्ट लंच जो टाइम ड्यूरेशन जो सबको गैप्स मिल रही है,
वो मदर को या घर की लेडी को नहीं मिल रहा है। यस ठीक है, सो दैट वो फिर बाद में जो मम्मास को ये प्रॉब्लम होती है ना, ये दुख रहा वो दुख रहा, थक गए, तो वो इसीलिए हो रहा है बेटा। इट्स ड्यू टू सडन नेग्लिजेंस, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस ओके, सुंदरम समझ में आ गया बेटा? कैन यू हियर मी? यस मैम हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि अगर हमारे बॉयज अगर केयर लेने लगे अगर घर में फीमेल्स की, तो हमारी इंडियन सोसाइटी मच मोर बेटर हो सकती है। ठीक है, सो आई थिंक आई विल बॉम्बार्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुंदरम। भाई सुंदरम, तुमको ये चीज समझनी है अच्छे से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फॉर द एम फेज। ठीक है, जब हम एम फेज की बात करते हैं, अब जो सेल है पूरी तरीके से रेडी है डिवाइड होने के लिए और एम फेज में आ गया है, तो अब एम फेज डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, सी दिस दैट एम फेज is divided into two, that is karyokinesis and cytokinesis. ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स टू डिवाइड, डिवीजन डिविजन, टू डिवाइड। ठीक है, सिमिलरली साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यस ठीक है, जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस। सो ये दोनों चीजें होंगी तब एम फेज कंप्लीट होगा। और ये जो है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो सी दिस। ठीक है, हाउ दे आर प्रोसीडिंग एंड व्हाट दे डू एक्चुअली when they are entering the prophase and metaphase, anaphase and telophase. Now see this बेटा, आप अगर बुक्स रेफर करोगे जब आप मतलब ये कोई दूसरी सारी बुक्स रेफर करोगे जिस सेल डिवीजन के लिए, तो आप लोग टर्म्स देखोगे, अर्ली प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट यस मैम प्रोफेज। ठीक है, अल्टीमेटली हम बात प्रोफेस की ही कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। बस ये समझो कि शुरुआत में क्या हो रहा है और आखिरी में क्या हो रहा है वो ही अर्ली और लेट बता रहा है। यस ठीक है, और एक और चीज, आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में डिस्क्रिप्शंस में ये फंबलिंग मतलब फंबलिंग नहीं, वो एक कोई लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि जो लेट प्रोफेज में लिखा होगा ना वो ही अर्ली मेटाफेज में लिखा होगा। कई सारी बुक्स में ऐसा होगा, मतलब यस एक दो पॉइंट्स जो होंगे वो मैच करेंगे या फिर एक ही चीज समझा रहे होंगे, इस तरीके का होगा। तो आप क्या बोलोगे, मैम ये तो प्रोफेज में भी हो रहा था, ये मेटाफेज में कैसे हो गया? यस इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जो यहाँ जो एंड कर रहा है वही दूसरे का स्टार्टिंग है। सो अर्ली और लेट में कंफ्यूज मत हो ना, बस ये क्लियर रखो पिक्चर अपने दिमाग में कि प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है, मेटा में क्या होता है, एना में क्या होता है और टेलो में। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम Okay, fine. So, see this. This particular इस पूरे इस डिवीजन को बेसिकली, ये जो एम फेज है, ये माइटोसिस जो है, वो सारे के सारे वेजिटेटिव सेल्स में होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, जितने भी वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन्स जहां पर सेक्सुअल मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है वैसे सेल्स, जैसे कि स्किन। अगर मुझे यहाँ चोट लग जाती है और मुझे नई स्किन चाहिए, तो उसके लिए कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी सेल का होना जरूरी नहीं है, अल्टीमेटली मुझे नया स्किन चाहिए। तो ये सारे जो सेल्स है वो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स है। आप सुबह टंग क्लीन करते हो, अपना साफ करते हो, ठीक है, तो टंग जब क्लीन करते हो तो ढेर सारे सेल्स वॉश आउट हो जाते हैं, फिर वो नए सेल्स आने चाहिए, तो माइटोसिस वेजिटेटिव सेल्स है। हम आप खाना खाते हो, ईसोफेगस से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स कितनी बार वॉश आउट होती होगी, बट यस मैम अदर सेल हैज टू, जो लेयर है वो आ जानी। वो तो आपने शायद क्लास 9th में टिश्यू अगर पढ़ा होगा, आपको ध्यान यस होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, समथिंग लाइक दैट यू मस्ट हैव स्टडीड, जिसमें से सेल्स की फॉर्मेशंस होती रहती है, जो सेल को बर्थ देता है, ठीक है, नए सेल्स को।
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो टॉप मोस्ट, बेसमेंट पे टॉप मोस्ट होगी ऊपर वाली, वो सबसे ओल्डेस्ट होगी ना। यस मैम। और जो सबसे नीचे है बॉटम वाली, वो यंगेस्ट होगी। यस मैम। तो ये ओल्डेस्ट को वॉश आउट करेंगे तभी तो यंग जो है वो ऊपर आएगी। यस मैम। ठीक है। तो हमारी बॉडी में से ऐसे ऐसे अभी अभी राइट नाउ आई एम रिमूविंग सो मेनी सेल्स फ्रॉम, जो ओल्ड सेल है वो निकल गए। सो रिप्लेसमेंट। यस, सो इफ न्यू सेल अब जो यंग लेयर से ऊपर आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि नीचे से और यंग सेल्स उनको पुश कर रहे हैं ना, नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द वेजिटेटिव सेल्स, जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव डिवीजन बोलते हैं। इसका नाम वेजिटेटिव डिवीजन भी है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव डिवीजन। और इसका दूसरा नाम है सोमैटिक डिवीजन। मैम कैरियोकाइनेसिस को? नहीं, माइटोसिस। ओके। ठीक है, माइटोसिस को, माइटोसिस को आप वेजिटेटिव डिवीजन भी बोल सकते हो, सोमैटिक डिविजन्स भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल्स में होता है, या फिर सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम सोमैटिक सेल मतलब? वेजिटेटिव सेल्स, आपकी स्किन, आपके टंग पे जो भी जितनी भी ये सब सेल्स हैं, ये सोमैटिक्स है, क्योंकि इनको कोई Okay. सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत नहीं। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. So these are somatic cells, somatic performing somatic division। और दूसरा नाम माइटोसिस का ये भी है कि इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल इक्वल सारा काम करता है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? मैम इक्वल काम करता है मतलब? मतलब जो भी डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे ना बेटा, एकदम इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस मैम। किसी को भी कम ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई तू क्लोरोप्लास्ट ज्यादा ले ले, तू माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस एकदम मैम। इक्वली डिवाइड, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। और यस। इससे फॉर्म होने वाले, माइटोसिस से फॉर्म होने वाले जितने भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे कंप्लीटली अलाइक, दे आर सेम। ठीक है। और जेनेटिकली उनका प्रोफाइल भी पूरी तरह से एक जैसा होता है, कोई अलग नहीं होता है। सिंपल है, आपको फंडा अगर समझना है तो हमारी स्किन जैसी है वैसे ही सेल्स उस पे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने इसको धो दिया कुछ नए तो आज पर्पल कलर के सेल्स स्किन बन जाए, फिर कल धो दिया तो आज ब्राउन कलर की स्किन आ गई, कल व्हाइट वाली स्किन आ गई। ऐसा नहीं है, जो आपका टोन है स्किन टोन, वैसे ही सेल्स की फॉर्मेशन होगी। हाँ, नए होंगे तो थोड़े ब्राइट ब्राइट से जरूर दिख सकते हैं, बट बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं। अंडरस्टूड दिस? यस। ओके। ये आप लोग प्रैक्टिकल्स में आपको आएगा एक, जब आप अपने रेफर करोगे बुक्स को, प्रैक्टिकल बुक्स को, तो अनियन टेप को स्टडी करना है माइटोसिस। ऐसा एक प्रैक्टिकल है आप लोगों का। तो इन लैब्स फ्रेश अनियन टिप्स को कट करके मैम स्लाइड प्रिपेयर करेंगी आपके स्कूल में। सो एट दैट टाइम यू कैन सी माइटोसिस। होपफुली अगर स्कूल सब रीओपन हो जाएगा तो आप ये सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। टाइम इज देयर ना अभी हमारे पास? कितना टाइम हो रहा है? 45। 7:45 तक है ना हमारे पास? यस मैम। ओके। सिर्फ प्रोफेस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो पाएगा बेटा, बाकी पूरा एम फेज नहीं कंप्लीट हो पाएगा। शैल आई स्टार्ट? यस मैम। हाँ, सो लेट्स बिगिन विद द प्रोफेस। ओके। सो द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। ठीक है। सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है बेटा? मैम जीवन।
इंटरफेस। Yes, सेल ma'am. साइकिल क्या है, पूरा सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज और एंड Yes, फेज, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज, इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जी, Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को वो करना। तो और एम, ये जो एम है, मतलब एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज, Prophets. ठीक है। नाउ सी दिस, लॉन्गेस्ट फेज है, फर्स्ट है। सो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जो डुप्लीकेशन हुआ है, अब इसमें क्या होगा, वो रेडी है सारे की ऑफ इवेंट्स को अपने सीरीज में लेने के लिए। सो सी दिस पिक्चर ओवर हियर, आई विल शो हियर, ठीक है। सो अर्ली प्रोफेज एंड लेट also, लेट प्रोफेज, दो उसमें डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेस, जब आप अर्ली प्रोफेस को स्टडी करोगे तो क्या क्या हो रहा है उसमें, वो चीज देखो। एक होता है फर्स्ट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगी, मतलब क्योंकि सेल जो है उसमें डीएनए अभी तक कैसा था, क्रोमैटिन फॉर्म में था, तो अब उसको क्रोमोसोम्स बनाने लेने चाहिए ना Yes, ma'am. अर्ली में। तो अब क्या होगा, क्रोमोसोम फॉर्मेशन होंगे, मतलब इस तरीके का पिक्चर आपके सामने होना चाहिए। अब चीज समझ में आ गई, Yes, ma'am. गुड, ठीक है। उसी टाइम पर क्या होगा, स्पिंडल्स की फॉर्मेशंस होनी चाहिए। स्पिंडल फॉर्मेशंस मतलब माइटोटिक स्पिंडल, जो साइटोस्केलेटन है ना, माइक्रोटिब्यूल्स वगैरह जो हैं जितने भी, Yes, ma'am. वो सब एक जगह पर असेंबल होंगे एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पिंडल्स। स्पिंडल की फॉर्म, मेरे पास एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड द पीपीटी टू शो यू, बट इट वाज गॉन सर, आई डोंट, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगी। स्पिंडल फॉर्मेशन, ये उसका सेकंड स्टेज है, मतलब अर्ली प्रोफेज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम क्या होगा, न्यूक्लियर जो एनवलप है, मतलब कि ये वाला, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा बेटा, गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट मतलब ये बेसिकली ऐसा दिखने लगेगा, ये क्रोमोसोम्स है एंड न्यूक्लियर एनवलप विल लुक लाइक दिस, कैन यू सी दिस, Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हाँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनीथिंग यू कैन Yes, से, ma'am. वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड दिस, Yes, ma'am. ठीक है। ये अर्ली प्रोफेस के साइन है, ये मतलब अर्ली प्रोफेस में ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी, गॉट इट, Yes, ma'am. ठीक है। और लेट प्रोफेस में क्या लिखा होगा वो चीज समझो। लेट प्रोफेस में लिखा होगा कि क्रोमोसोम्स becomes डिस्टिंक्ट, एकदम क्लियरली दिखाई देंगे कि क्या है क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसअपियर्स। ये चीज समझ में आई बेटा, आई कहाँ चला गया, Yes, न्यूक्लियर ma'am. एनवलप कंप्लीटली डिसअपियर्स, ठीक है। और उसी के साथ में क्या होंगे, जो ये जो ये सेंट्रोसोम्स है जो बने हैं स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, ये दोनों जो है वो पोल की तरफ मूव कर जाने चाहिए। सो ये जो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ये जो खड़े हुए हैं सेंट्रोमियर्स, इस तरीके से थे। तो एक मिनट,
ये डुप्लीकेट हुए थे, ठीक है। सो एट द एंड क्या होगा, ये लेट वाले में पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्रोमोसोम पूरी तरह से दिखने लगेंगे, जहां पर भी वो पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेंगे वो यहाँ से वहां, और ये जो है माइक्रोटिब्यूल्स, ये जो है वो पोलर रीजन पे जाके खड़े हो जाएंगे, साथ में इनमें मैम से वो दोनों सेंट्रियोल्स है। हाँ सेंट्रियोल्स हैं, दोनों मिलके सेंट्रोजोम्स हैं, ठीक है। ये पूरा यूनिट क्या है, सेंट्रोजोम। यस एक मैम। एक है सेंट्रियोल और पूरा यूनिट है सेंट्रोजोम। ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। तो हाँ गुड, तो ये चीज आपको दिखेगी, तो स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू होगी, एंड हियर यू कैन राइट दैट सेंट्रोसोम्स विल मूव टू द पोलर पोलर रीजन्स, या मूव टू द पोलर पार्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेज। अब रीड करो अपने टेक्स्ट बुक से। मैम ये सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलर होता है। हाँ मैंने लास्ट टाइम जब आपको शायद सेल में बताया होगा कि 90 डिग्री पे एक दूसरे से यस मैम। यस। टेबल्स, वो 9+0 का अरेंजमेंट है यस वहाँ मैम। पूरी, तो वो उसी तरह से रहेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा ना, यस मैम। हाँ बस वही वाला। मैम ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता कैसे, मतलब किससे बनता है? प्रोटीन्स, ओके। स्पिंडल प्रोटीन्स होते हैं, और ये बेसिकली उस तरीके से होते हैं बेटा, जैसे ममा स्वेटर जो बुनती है ना, जैसे बस उस तरीके से यस। इनकी वीविंग फॉर्मेशन होती है। ये धीरे धीरे लंबे होंगे अभी, अब मेटाफेज में ये जाकर इनको होल्ड करना है क्रोम, और फिर लास्ट में ये टग ऑफ वॉर खेलेंगे, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके। हाँ यस मैम। ओके, यस मैम। सुंदरम हो गया। पार्डन बेटा, आई कांट हियर यू। मैम एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर, एस्टर मतलब
ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये इसकी स्पिंडल की फॉर्मेशन वो तारों की तरह दिखती है, जैसे स्टार्स नहीं ब्राइट, मतलब वो करते हैं, ट्विंकल करते हैं, तो कैसे Yes. उसमें से रेज निकलती हुई दिखती है। Yes, ma'am. उस वर्ड को एस्टर बोलते हैं। Okay, ma'am. या आपने वो बुके के फ्लावर्स देखे होंगे जो सनफ्लावर जैसे दिखते हैं, येलो रेड वाले आते हैं खूब सुंदर से, उनको एस्टर्स बोलते हैं। तो जो अपीयरेंस है वो एस्टर जैसी होती है। Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. सुंदरम, कहाँ बैठते हो? डीजे वीजे चलाते हो क्या आसपास? No, ma'am. हाँ, इतना डिस्टरबेंस आता है। No, ma'am. Okay, whatever it is, just see this. So this is how the process will be occurring, and this how it will take. ये जो प्रोसेस है बेटा, ये न्यूक्लियर एनवलप का डिसोल्यूशन होना, क्रोमोसोम को, क्रोमैटिन को कंडेंस होना क्रोमोसोम में, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो हमने लिखा, तो उसमें हम इलेबोरेट कर सकते हैं उसको कि क्रोमैटिन जो है condenses और क्रोमोसोम फॉर्मेशन, मतलब उसका कंडेंसेशन हो रहा है तभी वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज हाउ इट विल बी सीन। एंड हेलो, Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है आप पूरा ये जो पिक्चर है इसका, ये आप जो आपकी ये जो अनियन रूट टिप वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली बेटा। और मैं आपको एक विजन दे देती हूँ इसका, थोड़ा सा, कि आप जब रूट टिप्स को देखोगे बेसिकली अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें आपको एक एक ही सेल नहीं दिखेगा, उसमें ढेर सारे सेल्स दिखेंगे। तो जस्ट लाइक जैसे बच्चों की मैथ की कॉपी होती है ना, छोटे छोटे चेक्स वाली, वैसे Yes, आपको ma'am. ऐसे पिक्चर दिखाई देगा। और जितना आप टिप के पास जाओगे ना, तो सेल्स बहुत डेंस हो जाएंगे, एकदम एकदम बहुत ही क्लमजी दिखाई देगा, क्लियर पिक्चर नहीं होगा। सो नियर बाय समवेयर हियर यू कैन सी द क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्स। तो इसमें आप जब देखोगे, क्योंकि मैं आपको एक वो हिंट देती हूँ, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था टिश्यूज, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े होंगे। Yes, ma'am. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोले रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स Yes, होते हैं। ma'am. From the tip of the plant. टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द रूट, दे आर प्रेजेंट। सो Yes, ma'am. दीज आर रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ Yes, जो ma'am. हमारे स्कूल के जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कि जो इनकी शकल सूरत हमको अच्छे से दिखा सकें, बट हाँ, ये वाले पिक्चर को जरूर वो कैप्चर कर लेंगे थोड़ा सा। और आपको हर एक सेल मतलब अलग अलग स्टेजेस में दिखेगा। हो सकता है ये माइटोसिस में प्रोफेस कर रहा हो, ये मेटाफेज कर रहा हो, कोई टीलोफेज दिखाएगा, कोई एनाफेज दिखाएगा, कोई शायद इंटरफेस के फॉर्म में होगा तो कुछ नहीं दिखाएगा, वो बस ऐसे गोला गोला होगा, कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक बेसिकली अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स जो होंगे वो एक ही उसमें चल रहे हैं, एक ही मोड में चल रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। आपको एक साथ सारे स्टेजेस दिख जाएंगे, इंटरफेस दिख जाएगा, प्रोफेज दिख जाएगा, मेटाफेज दिख जाएगा, एनाफेज और टेलोफेज एकदम इजीली दिख जाएंगे। हाँ, पर आपको जैसे इतना अच्छा सुंदर सुंदर लिखा हुआ है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, स्पिंडल दिखेंगे, वो नहीं दिखेगा। Yes, ma'am. से क्रोमोसोम्स दिखेंगे, और वो भी ब्लैकिश, थोड़े से डार्क कलर में, एकदम ब्लू। स्टेनिंग पे डिपेंड करता है बेटा, जितना अच्छा स्टेनिंग होगा Yes, ma'am. उतनी अच्छी क्लैरिटी होगी आप मतलब आपके स्कूल में। तो ये अगर हाँ, और टिल देन, क्योंकि आप अभी स्कूल तो नहीं जा रहे हो, तो आप है ना इसको ऑनलाइन देख सकते हो बेटा, मतलब नेट पे, जो ये यूट्यूब पे वगैरह होते हैं, तो आप ओनियन रूट टिप एक्सपेरिमेंट डालना, वो आपको सच में कैमरा से दिखाएंगे कि माइक्रोस्कोप में एक्चुअली दिखता कैसे है। Okay. ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हो, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल कैसा है। क्योंकि बिकॉज बेसिकली ऐसा होता है कि स्कूल में कि बच्चे जब ये थियरीज पढ़ रहे होते हैं तभी हम ये प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, तो दे कैन विजुअलाइज दिस।
बट फॉर राइट नाउ जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली तो हम ये कर नहीं सकते, तो आपके पास ये रिसोर्स तो है कम से कम, ये इंटरनेट वाला, तो आप इसी से देख लो थोड़े दिन के लिए। ओके मैम। ठीक है। अनियन रूट टिप का डालना आपको, एनिमेटेड भी मिल जाएगा और ओरिजिनल वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। और ये एक्चुअली ये जो आप देखोगे पिक्चर, इसमें तो क्या होगा कि जो वो तो डेड हो गए सेल, तो फ्रीज हो जाएंगे, जिस स्टेज में वो चल रहे थे वहीं पर ही आपको दिखेंगे स्टैचू की तरह। बट आप अगर लाइव सेल्स माइटोसिस देखोगे ना डाल के, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। यस। ठीक है, तो जस्ट विजुअलाइज दैट पार्ट। देन वी विल बिगिन विथ एनाफेज, टीलोफेज एंड नहीं, मेटा, एना और टीलो तीन रह गए ना हमारे। यस। Okay, that part we will be doing in the next class. And how your schools are going on? मैम अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम और लिविंग वर्ल्ड हुआ है, मतलब Oh, अभी तो यूनिट टेस्ट चल रहा है स्कूल में।